गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अजीत तिवारी पूरी टीम जीनो आईएएस की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। होप एवी इज फाइन। क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे, देख पा रहे हैं? सो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं या फाइन, आप देख रहे हैं कि हमने परसों ऐसे के पेपर की यूपीएससी से ग्राउंड रिपोर्टिंग की, और कल जीएस पेपर 1 मॉर्निंग में हमने जो हुआ था उसको आफ्टरनून में डिटेल डिस्कशन दिया, आपको सॉल्यूशन दिया। फिर जीएस पेपर 2 हमने इवनिंग में 7 PM किया। बिल्कुल आपको आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग हमने पूरा आपको समझाया। और आज मॉर्निंग में फिर हमने जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक एनवायरमेंट डिजास्टर इंटरनल सिक्योरिटी इकोनॉमी को डिटेल डिस्कशन किया। और अब आप वक्त आ गया है जीएस पेपर 4 इथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड के बारे में डिस्कशन करने का। हमारे साथ जितेंद्र सर हैं। तो सर से मैं जानना चाहूंगा कि सर पेपर कैसा रहा। सर के पास पेपर है, तो सर ओवर टू यू सर, पेपर कैसा रहा? पेपर जो है एक फिक्स पैटर्न अभी यूपीएससी का चल रहा है, इथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड लेकर के सेम पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन इथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड में केवल इन बातों का ध्यान रखना होता है कि आपको किसी विषय वस्तु पर इन डेप्थ जानकारी है या नहीं। यू हैव पावर ऑफ एनालाइजिंग एनीथिंग, इज इट विद इन योर सेल्फ और नॉट। आप एग्जामिन कर पाते हैं या नहीं, आपके थॉट प्रोसेस कैसे हैं, आप किसी विषय वस्तु के बारे में सोच करके, एनालाइज करके और उसको लिखने की कैपेबिलिटी, योर कैपेबिलिटी टू इंस्क्रिप्ट इन द कॉपी, इज इट लाइक दिस। अगर इस तरह की डिमांड जो है यूपीएससी आपसे करता है कि इस तरह से आप इसको एनालाइज करके, सोच के, समझ के, थॉट प्रोसेस डेवलप करके आप आंसर लिखें। और बेसिकली जो पैटर्न है वो फिक्स पैटर्न है। ग्रुप ए, ग्रुप बी। ग्रुप ए में जो है उसमें दो चीज मुख्यतः पूछी जाती है। ग्रुप ए में जो सिलेबस बने हुए हैं, ब्रॉड सिलेबस का थ्योरी पार्ट, और उसी ब्रॉड सिलेबस के थ्योरी पार्ट के अलावे वो जो आपको कोटेशंस वाले होते हैं, जो आपके लेसन्स लेने होते हैं, कोटेशंस वाले पार्ट होते हैं, उसका आज के डेट में क्या रेलिवेंस है, कोटेशन को एनालाइज कैसे कीजिएगा और आज के रेलिवेंस में, आज के समय में कितना रेलिवेंट है ये। और पार्ट बी में मोस्टली हमें केस स्टडी के बारे में देखना होता है। और ये सभी क्वेश्चन देखने में तो बड़ा ही जेनरिक लगते हैं, बट इसका जब आंसर आप लिखने लगिएगा, जिसको इन डेप्थ नॉलेज नहीं होगा वह अच्छा उत्तर नहीं दे पाएगा, और जिसकी इन डेप्थ नॉलेज होगी वही अच्छा उत्तर दे पाएंगे। और इसके लिए एक दिन की तैयारी नहीं, ये एक नेचुरल इनबॉर्न एप्टीट्यूड है जो कि किसी किसी में बचपन से ही ये आती है। जिसको नॉवल पढ़ने का आदत है, जिसको न्यूज़पेपर पढ़ने का आदत है, जिसको आर्टिकल पढ़ने का आदत है, उन व्यक्तियों में इस तरह की जो इथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड वाली जो एप्टीट्यूड है वह डेवलप ज़्यादा कर जाता है। और वो थोड़ा ही प्रयास करेंगे तो वह बेटर रिजल्ट दे सकते हैं। लेकिन जो कभी भी नॉवेल नहीं पढ़ते हैं, कभी भी न्यूज़पेपर का एनालिसिस नहीं करते हैं, कभी वो कोई मैगजीन अच्छे से डिटेल्ड नहीं पढ़ते हैं, और केवल थ्योरी पार्ट पढ़ के अगर वो केवल चाहें कि हम अच्छा आंसर लिख देंगे, उनके लिए थोड़ी समस्या हो सकती है। तो नंबर 1 मेरा ये है कि इस पेपर की तैयारी के लिए सबसे पहले इट इज रिक्वायर्ड, फर्स्ट यू रीड द सिलेबस। सेकंड, जितने तरह के न्यूज़ आर्टिकल हैं, न्यूज़ पेपर हैं, आर्टिकल्स हैं, और जितने भी नॉवेल्स हैं रिलेटेड, बड़े बड़े उपन्यासकार, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उनके बारे में, उनकी पुस्तक के इन डेप्थ नॉलेज के बारे में उसको इनकलकेट जब आप अपने में कर लीजिएगा, तब आपको इस पेपर को रिजॉल्व करने में आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो कुल मिला के यही कहना है कि क्वेश्चन जैसे पूछे जाते थे वही लेवल है, वही स्टैंडर्ड है, और यूपीएससी अपने स्टैंडर्ड में कभी भी कमी नहीं लाती है। देखने में लगता है कि सब बात आता है, लेकिन लिखने में कुछ परेशानी हो सकती है।
इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा? तो जब तक टीम सर का स्क्रीन सही करे, सर मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूंगा हाँ कि हाँ सर बोलिए। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 का सर बी है ना सर, द ग्रेटेस्ट क्वेश्चन डिस्कवरी ऑफ नंबर, माय जनरेशन। एक मिनट आ रहे हैं, क्वेश्चन हाँ नंबर 3, एक आप, मिनट रुकिएगा। हाँ सर मैं ऐसे बोल दे रहा हूँ सर, आप नहीं उसको नहीं, मेरे देखिएगा। पास है क्वेश्चन है, जी क्वेश्चन सर। नंबर 3 का बी। सर इस ये पे 3 मैंने का सर, बी जो आप है, लेट मी स्पीक, यू आर जी टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 3 बी। इंग्लिश में लिखा हुआ है, द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ माय जनरेशन इज दैट अ ह्यूमन बीइंग कैन ऑल्टर हिज लाइफ बाय ऑल्टरिंग हिज एटीट्यूड। विलियम जेम्स साहब ने जो लिखा है, हिंदी में इस कर रहे हैं, मेरी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज यह है कि मनुष्य अपना दृष्टिकोण बदल कर अपना जीवन बदल सकता है। तो यहाँ पर, हाँ जी अब जी बताइए, ये सर थ्योरी सर देखने में ये, मतलब, जी जी हाँ सर इस पहले आप पे, बोलिए, क्वेश्चन यही है हाँ ना? जी सर बस एक हाँ छोटी सी बात है शेयर करके सर आप, हाँ, आपको इंटरेक्ट बस करें, हैंड ओवर करूंगा। इंटरेक्टिव में ज्यादा बेटर होगा, यू कैन आस्क क्वेश्चन, इट विल बी हाँ बेटर। नहीं नहीं सर, मैं आपको हैंड ओवर कर दूंगा सर। इस पे हमने जीनो आइस के यूट्यूब चैनल पे शॉर्ट्स डाला हुआ है सर, इसी अच्छा इसी, हाँ जी सर, जी सर। बस यही अच्छा, मैं गुड। सर बच्चों से साझा करना चाह रहा था कि अगर बच्चे चाहें तो इसी चैनल पे सर यूट्यूब पे शॉर्ट्स डाला हुआ है, विलियम जेम्स के जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से हैं, हाँ उनके हाँ इस हाँ, कोटेशन पे सर जो है। वेरी जी गुड सर। वेरी गुड। तो सर प्लीज आप सर स्टार्टिंग से स्टार्ट करें, मैं सर आपको सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ। और ठीक है, स्टूडेंट, प्लीज। सर के आप इंसाइट्स का, सर के एनालिसिस का आप लोग फायदा उठाएं। और सर ने कहा था कि एक दिन की तैयारी नहीं होती, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। अब सर जिसे दिग्गजों से पढ़ने का फायदा आपको अब समझ में आएगा। ओवर टू यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, लेट मी स्टार्ट। Everyone knows that there is a section A and section B in the ethics paper. Now let us start with section A. ठीक है, जैसा कि सभी को मालूम है कि इथिक्स में सेक्शन ए और सेक्शन बी है, तो हम लोग सेक्शन ए को से शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है इन इंग्लिश, इन द प्रेजेंट डिजिटल एज social media has revolutionized our way of communication and interaction. However, it has raised several ethical issues, challenges. Describe the key ethical dilemma in this regard. तो देखिए, सबसे पहले ये जो सवाल है, ये सोशल मीडिया से सोशल मीडिया से रिलेटेड ये सवाल है। और कहता है कि सोशल जो मीडिया है, पहले मैं सवाल को एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये जो सोशल मीडिया है, ये कम्युनिकेशन, संचार में एक तरह की क्रांति ले आई, रिवोल्यूशनाइज द कम्युनिकेशन सिस्टम। बट इसी के साथ साथ इसमें इथिकल इश्यूज कई आने लगे, और ये इथिकल इश्यूज जो है वह इथिकल डिलेमा के रूप में आने लगे। अब यहाँ पर जो इथिकल इश्यूज है, इथिकल इश्यूज के बारे में आप सिंपल ये कह सकते हैं, नैतिकता मूल्य, ये जो इथिक्स है, सामाजिक जो नैतिकता है वही इथिक्स है। तो इन मूल्यों का धीरे धीरे ह्रास देखने को मिल रहा है, और कई बार जो लोग हैं वह इथिकल डिलेमा में फंस जाते हैं। जो डेफिनेशन है, एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ इथिकल डिलेमा जो है, इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन के टॉपिक में आता है। इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, अगर कोई समस्या है, एंड प्रॉब्लम हैज मोर देन वन choices, more than one good choices, then we faces ethical dilemma by which choice we should move। कहने का मतलब है, जो एकदम थ्योरेटिकली डिफिनेशन है इथिकल डिलेमा का, कहता है अगर कोई समस्या है और उस समस्या के निदान के लिए एक से अधिक रास्ते हैं, तो कौन सा रास्ता हमें चुना जाए और उस रास्ते पर हम क्यों जाएं, उसको जस्टिफाई करते हुए जब बढ़ेंगे, तो इसे हम इथिकल डिलेमा कहते हैं। और इसी को कई बार एकदम टेक्निकल वे में ना तो क्वेश्चन पूछा जाता है, ना कई बार टेक्निकल वे में आंसर लिखी जाती है। तो इथिकल डिलेमा में कई बार ये आ जाता है नैतिक दुविधाएं, मीन्स कि जब कोई समस्या है, जब कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए या कौन
कौन सी इथिकल समस्या है, कि नैतिक जो समस्याएं हैं कौन कौन सा हमारे सामने डेवलप हो जाता है और उन समस्याओं को हम कैसे दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित है। तो अब इस पर तीन चार जो है, आप जस्ट एक हिंट आंसर आप देख लीजिए। कहता है सबसे पहले किस चीज का इशू है, देयर इज अ इशू ऑफ मिस इंफॉर्मेशन एंड फेक न्यूज। हमारे यहाँ मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज, आप जितने भी हमारे सोशल मीडिया देखेंगे, एक आज के डेट में सबसे बड़ा चैलेंज ये है, कहता है मिस इन्फॉर्मेशन। कहता है कि जो जानकारियां हैं, बिल्कुल उन जानकारियों को हमें उस ढंग से नहीं बताया जाता है जिस ढंग से वो घटना घटी है। और फेक न्यूज कहने का मतलब है कि जो न्यूज है ही नहीं, गलत न्यूज दे देना, ये फेक न्यूज है। ये बहुत बड़ा सोशल मीडिया का यह एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और ये इथिकल चैलेंज है कि हमें क्यों, अब मिस इन्फॉर्मेशन देने से, फेक न्यूज देने से दो तरह के घाटाएं हैं। एक तो हमारा जो नेशन है, नेशन का जो पॉपुलेशन है, उसके पास गलत सूचनाएं जाएंगी तो गलत ओपिनियन डेवलप होगा। तो गलत ओपिनियन डेवलप होने से ये जो गलत पब्लिक ओपिनियन बन जाएगा, जिससे कहाँ, तो दिखाओ क्वेश्चन कहाँ है, कहाँ, इधर है। हाँ हाँ, यही क्वेश्चन तो है, इसी में आगे चले जाएंगे। ठीक, हाँ ठीक है ना। नाउ स्टूडेंट्स, अब आप वही क्वेश्चन देख सकते हैं जो आपके इस पर है। ठीक है ना। तो अब इसी क्वेश्चन के बारे में, तो सबसे पहला जो पब्लिक ओपिनियन बनता है, वो पब्लिक ओपिनियन आजकल मास मीडिया से ही बनता है, सोशल मीडिया से ही मास ओपिनियन बनता है। अब ओपिनियन में अगर मिस इन्फॉर्मेशन है, फेक न्यूज है, तो क्या होगा, सबसे पहले हमारा पब्लिक ओपिनियन जो है वह गलत तैयार होगा, और पब्लिक ओपिनियन के बेसिस पर ही वोटिंग सिस्टम या डेमोक्रेसी का जो सबसे इम्पोर्टेंट वोट सिस्टम है, मतदान सिस्टम है, उस पर असर हो सकता है, निगेटिव असर हो सकता है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। फिर आप देखिए सेकेंड में आपका आता है प्राइवेसी कंसर्न। कभी कभी आप देखिएगा सोशल मीडिया के द्वारा कई व्यक्तियों को ट्रोल किया जाता है, उनके प्राइवेट लाइफ के बारे में सोशल मीडिया पर लिख दिया जाता है, उनके प्राइवेट लाइफ पर सोशल मीडिया में बता दिया जाता है, जिससे कि राइट टू प्राइवेसी भी हमारा एक मौलिक अधिकार है। तो जो राइट टू प्राइवेसी हमारा मौलिक अधिकार है, हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, इट इज बीइंग इन्फ्रिंज्ड, उस पर भी आघात लग जाता है। फिर देखिए हेट स्पीच एंड ऑनलाइन एब्यूजेज। कभी देखिएगा कि कोई भी व्यक्ति अपना विचार दिया और उसके विचार से कई लोग सहमत नहीं होते हैं, तो उनको ऑनलाइन एब्यूज करने से कोई नहीं रोक सकता है। इसके लिए कानून भी है हमारे यहाँ, है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कानून है। बट इसके बावजूद भी ऑनलाइन एब्यूज को कोई रोक नहीं पाया है, ये हमें देखने को मिलता है। ठीक है, फिर कहता है इससे जो होता है, सोशल मीडिया जो है ये गलत सूचना दे करके कई बार ये पोलराइजेशन कर देती है, कई बार ध्रुवीकरण कर देता है, पोलराइजेशन कर देता है, ध्रुवीकरण कर देता है। इससे कंट्री जो है दो भागों में बट जाता है। तो जब कंट्री दो भागों में बट जाता है, ठीक है, तो इससे हमारे देश का जो नेशनल इंटीग्रेशन है, देश की जो एकता है, देश की जो अखंडता है, दीज
प्रिंसिपल्स आर बीइंग हार्म्ड, इनको नुकसान का सामना करना पड़ता है, ठीक है ना, इनको नुकसान का सामना करना पड़ता है। और कहता है कि कई बार तो ओवरऑल क्या है, तो क्या देखना चाहिए, हम लोग बैलेंस कैसे करेंगे सोशल मीडिया को। कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच तो हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसके साथ अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए, उसके साथ जवाबदेही भी होनी चाहिए, और इंडिविजुअल राइट पर विशेष ध्यान देना चाहिए, और कलेक्टिव हार्मोनी, कि हमारे समाज में हार्मोनी का वातावरण, सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे, इन बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का जो बेसिस है आंसर का, जो हमने चर्चा किया, इसी के इर्द गिर्द इस क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। ओके, नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज इट इज अ डिस्कशन। तो हम लोग इससे ज्यादा डिटेल नहीं जा पाएंगे क्योंकि बहुत क्वेश्चन है। नाउ 2-1, 2-1 कैसे चला गया, 9-1 B होना चाहिए, एक लेटेस्ट 1A 1B, ठीक, 1A 1B। अब ये क्वेश्चन देखिए आप, कहता है constitutional morality, constitutional morality is not a natural sentiment. Constitutional morality is not a natural sentiment, but a product of civil education and adherence to the rule of law. Examine the significance of constitutional morality for public servant, highlighting the role in promoting good governance, ensuring accountability in public administration, ठीक है ना, इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए यहां पर ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन क्या बोलता है। कहता है संवैधानिक नैतिकता कोई स्वाभाविक मनोभाव नहीं है। यहां पर रुकिए, ये कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लॉ, ग्रुप ऑफ लॉ थ्रू विच कंट्री इज बीइंग गवर्न। तो ये जो संवैधानिकता नैतिकता कोई स्वाभाविक मनोभाव नहीं है। संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी इथिकल मोरल वैल्यू डाला गया है, हर व्यक्ति, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल में वह ऑटोमेटिक जनरेट नहीं करता है, वो ऑटोमेटिक अवेलेबल उसमें नहीं है, बल्कि नागरिक शिक्षा और कानून के शासन के पालन का परिणाम है। अब देखिए, कहता है कि जो इथिक्स है, जो मोरालिटी है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इथिक्स या मोरालिटी है, कहता है ये नेचुरल, इनबॉर्न, इनेट ह्यूमन फीचर, सिटीजन फीचर नहीं है, बट क्या है, कहता है कि नागरिक शिक्षा, पब्लिक को जब हम लोग अवेयरनेस करते हैं, पब्लिक को जब हम लोग शिक्षा देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इथिक्स के बारे में बताते हैं, पढ़ाते हैं, समझाते हैं, तब जाके वह इन गुणों को इनकलकेट करता है, यह अपने में धारण करता है। कानून के शासन, आपको मालूम है रूल ऑफ लॉ, कहता है रूल ऑफ लॉ क्या, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, एवरीवन नोज। कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लॉ है, all law has a constitutional morality और no law is above the constitution। कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो संविधान से ऊपर है। तो कहता है रूल ऑफ लॉ को बहाल करके, रूल ऑफ लॉ को बहाल करके, जो ना रूल ऑफ लॉ को हम बहाल करके हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो है वह डेवलप कर सकते हैं जनरल प्रिंसिपल में, जनरल पीपुल में। अब कहता है कि रूल ऑफ लॉ, अब यहां देखिए इसके आगे, सिविल सेवक,
के लिए संवैधानिक नैतिकता का परीक्षण करते हुए लोक प्रशासन में सुशासन को बढ़ावा देने और जवाबदेही सुनिश्चित करने में इनकी क्या भूमिका है। बड़ा सिंपल में इसको समझिए। कहता है ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल इथिक्स है, पब्लिक सर्वेंट while performing their duty, how they inculcate these values, these ethical values, और कैसे वह सुनिश्चित करते हैं, how they ensure that they are performing their duties as per constitution, they are performing their constitutional duties। उसके लिए क्या है, कहता है हमारे यहाँ ये अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, हमारे यहाँ अकाउंटेबिलिटी की कॉन्सेप्ट है, हमारे यहाँ प्रोबिटी की कॉन्सेप्ट है, हमारे यहाँ इसके लिए राइट टू इंफॉर्मेशन है, हमारे यहाँ इसके लिए पारदर्शिता है, हमारे यहाँ इसके लिए पारदर्शिता है। एनी इंफॉर्मेशन जो है हम पब्लिक सर्वेंट से ले सकते हैं, और एनी पब्लिक सर्वेंट का कोई भी डिसीजन जो है, वह डिसीजन अगर उसका आउटकम जो भी है, फॉर दैट द पब्लिक सर्वेंट इज अकाउंटेबल फॉर द डिसीजन व्हाट ही आर गोइंग टू टेक। तो कहता है ये अकाउंटेबिलिटी, प्रोबिटी, गुड गवर्नेंस मीन्स नॉट ओनली गवर्नेंस, हियर there is transparency, there is probity, there is right to information, there is public opinion in this। So इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इसको हमें प्रूफ करना है कि वे कौन मीन्स हैं जिस मीन्स के द्वारा हमारे पब्लिक सर्वेंट जो हैं वह कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी करते हैं, और वो बाध्य हैं, ही इज बाउंड टू डू the constitutional duty by adopting constitutional ethics, and the guiding principle are good governance, are accountability, are right to information, are transparency, है ना, are transparency, are accountability बोल दिया, transparency। So there are many factors within the good governance। पहले केवल गवर्नेंस की बात होती थी, but nowadays we talk about good governance means when more transparency are involved in the governance, it expanded the form of governance, now it is looked at good governance। So based on these principles we have to prove the statement given that how public servant ensure constitutional morality while performing their duties। Let us move next। To A, here you see Karl von Clausewitz। Now this is a question of a statement. Some political commentator has given a statement. What statement? War is a diplomacy by other means। This is a statement, ठीक है, this is a statement given by कार्ल वॉन क्लॉजविक। अब दो लाइन पहले हम यहां जाने, ये कार्ल वॉन क्लॉजविक कौन थे? ये प्रूसिया, पहले जो था प्रूसिया और सेंट्रल यूरोप, पूरा जर्मनी और सेंट्रल यूरोप पहले जमाना में प्रूसिया के नाम से जाना जाता था, और प्रूसिया का जनरल जो था वह प्रूसिया का जनरल था कार्ल वॉन क्लॉजविज। और ये जो था ये पहला सैन्य अधिकारी रहे, फर्स्ट ये मिलिट्री ऑफिसर है जिन्होंने स्ट्रेस किया कि वाइल वेजिंग वार, जब आप युद्ध करते हैं, वाइल वेजिंग वार, प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी मस्ट बी देयर। ये पहले सैन्य अधिकारी हैं जो कि कहे थे कि युद्ध के समय भी नैतिकता
होना अति आवश्यक है, नैतिकता होना अति आवश्यक है। और जैसे आप जानते हैं कि ये वर्ल्ड वार 2 के बाद प्रूसिया जो कंट्री है, प्रूसिया जो नेशन है, वह नेशन नहीं रहा। ये प्रूसिया नेशन जो है आपका 1701 टू 1918 तक ये प्रूसिया रहा। तो अब आप दो बात देखिए कि ये स्टेटमेंट किस व्यक्ति दे रहा है। यह ऐसा व्यक्ति दे रहा है जो सैन्य अधिकारी है, जो जनरल है, और उनका और ये जनरल इथिक्स मोरालिटी को, वार में इथिक्स और मोरालिटी दोनों के उपयोग को मान्यता देते हैं। वैसे किसी और का स्टेटमेंट है क्या? इन लव एंड वार एवरीथिंग इज जस्टिफाइड, कि युद्ध एवं प्यार में सब कुछ जस्टिफाइड है। मतलब वॉट एवर आपको जैसे भी युद्ध जीते लव जीते सब चीज मान है, तो वो अलग व्यक्ति का है। लेकिन यहां देखिए आप कितनी अच्छी बात लिखी है इन्होंने। कहता है यहां पर, critically analyze the above statement in the present context of contemporary geopolitical कन्फ्लिक्ट। अभी आप जान रहे हैं जियोपॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट पूरे दुनिया में, यूरोप में सर कुछ तो एकदम ओपन है जो कन्फ्लिक्ट सब कोई देख रहा है। कई वर्षों से 2-3 साल से रसिया यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट चल रहा है। मिडिल एशिया का कन्फ्लिक्ट आप देख ही रहे हैं, इजराइल और फिलिस्तीन का क्या हाल है। उसके बाद फिर आप देखें इजराइल और ईरान का लड़ाई देखें, और सीरिया तो वैसे ही आग में जल ही रहा है। थोड़े दिन के लिए आपने इंडिया और पाकिस्तान के बीच भी ऑपरेशन सिंदूर के रूप में कॉन्फ्लिक्ट देखे, है ना। तो आप ओवरऑल देख रहे हैं कि पूरा वर्ल्ड जो है आज के परिस्थिति में युद्ध में लिप्त है, या युद्ध से बचने का कोशिश कम कर रहा है, युद्ध में जाने का कोशिश ज़्यादा कर रहा है। अब क्वेश्चन उठता है कि युद्ध क्यों होता है। युद्ध का भी काम है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। अब ध्यान दीजिए, युद्ध का काम है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। युद्ध पर ही कहा गया है क्या? इफ यू वांट अ पीस यू शुड बी रेडी फॉर वार। अगर आप शांति चाहते हैं तो युद्ध के लिए आप सदैव तैयार रहें। युद्ध के लिए आप सदैव तैयार हैं। अलग अलग व्यक्ति का है, लेकिन अब हमको वापस चलिए टू द पॉइंट। और कहता है प्रेजेंट कंटेम्प्रेरी में हमको इसको एनालाइज करना है। ठीक है, अब हिंदी देखिए और क्लैरिटी होगा हिंदी मीडियम के लिए। युद्ध दूसरे माध्यमों से की जाने वाली एक कूटनीति है। कूटनीति मीन्स डिप्लोमेसी। कहता है वार इज अ डिप्लोमेसी बाय अदर मीन्स। अब यहीं पर आप देख लीजिए, कहता है कि डिप्लोमेसी, दो ही लाइन समझिए इसको, अंदर में आप आराम से लिख सकते हैं, क्वेश्चन आंसर में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन को अगर समझ गए इसके अंदर क्या लिखना है तो आप खुद लिख लीजिएगा, जो आदमी मेंस दे रहा है उसको मालूम है। अब ध्यान दीजिए, कहता है सिंपल इन अ नटसेल ही सेज दैट वार इज अ डिप्लोमेसी। सीधा सीधी वार इज अ डिप्लोमेसी। अब है सिंपल में, ये डिप्लोमेसी क्या है भाई? तो सिंपल डिप्लोमेसी है, कहता हर जो कंट्री है वह अपना नेशनल इंटरेस्ट देखता है। क्या देखता है? हर व्यक्ति अपना, हर कंट्री अपना नेशनल इंटरेस्ट देखता है। और नेशनल इंटरेस्ट क्या है? कहता है कोई भी गवर्नमेंट आए या जाए, बट कंट्री का जो नेशनल इंटरेस्ट है उसमें कोई परिवर्तन, उसमें कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। तो अल्टीमेटली हम लोग अब क्या देख रहे हैं? कहता है डिप्लोमेसी है। सिंपल कहता है डिप्लोमेसी कितने तरह का है, हार्ड डिप्लोमेसी, सॉफ्ट डिप्लोमेसी, कॉफी डिप्लोमेसी, क्रिकेट डिप्लोमेसी, गेम डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी के डिफरेंट टाइप है। अब एक लाइन समझिए, डिप्लोमेसी के डिफरेंट टाइप है। अब डिप्लोमेसी का जो डिफरेंट टाइप है उसमें कहता है कि यह भी एक टाइप है दूसरे माध्यमों से की जाने वाली एक कूटनीति, यह भी एक टाइप है। कहता है कि जब डिप्लोमेसी दो कंट्री में किसी मुद्दे को लेकर के
इशू चल रहा है, समस्या चल रहा है, बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, या इकोनॉमिक इशू पर कोई प्रॉब्लम चल रहा है, XYZ कुछ भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, सारे रिजॉल्व करने के लिए हम सभी अस्त्र का, सभी डिप्लोमेसी का हम इस्तेमाल कर लें। अब सब डिप्लोमेसी फेल हो जाए और हमको अपना नेशनल इंटरेस्ट बचाना है, तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास वार होगा। और महाभारत में भी क्या कहा गया, याद कीजिए, महाभारत में कृष्ण जी जब पांडव और गौर कौरव में जब युद्ध होने से पहले कृष्ण जी को क्या बोला, भाई 5 गांव दे दो। तो बोला कि 5 इंच जमीन भी हम पांडव को नहीं देंगे। तो क्या मतलब हुआ, सारा उपाय खत्म हो गया। जब देयर इज नो मीन्स लेफ्ट टू रिजॉल्व द इशू, तब ही हम युद्ध का सहारा लेंगे। लेकिन आज के समय में कंटेम्पररी जियो पॉलिटिकल में आप देखिए कि चाहे अब तीनों देखिए, रसिया, यूक्रेन, सारे डिप्लोमेसी का यूज नहीं किया, ऑल ऑप्शंस ऑफ डिप्लोमेसी का यूज नहीं किया, रसिया ने सीधे अटैक कर दिया। अब देखिए, जब लड़ाई 2-3 साल से चल रही है, अब डिप्लोमेसी कर रहे हैं उल्टा। अब आप यूएस के प्रेसिडेंट से मिल रहे हैं, अब पूरा दुनिया मिल करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। जब इशू हाथ से निकल गया, लड़ाई चल गई। सेम प्रिंसिपल फिलिस्तीन एंड इजराइल, सेम प्रिंसिपल फिलिस्तीन एंड ईरान, सेम प्रिंसिपल इंडिया और पाकिस्तान। तो इस पर हम लोग इसी चीज को आपको एक्सप्लेन करके यह प्रूफ कर देना है कि जो वार है वह भी डिप्लोमेसी है, इससे भी प्रॉब्लम सॉल्व होता है। बट एज अ इथिकल मेजर, as a morality measure, it should be used as a last option, not as a first or second option. इसको लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस ही माना जाए। 2A, अच्छा, अब है हम लोग 2B में। आइए, 2B क्या कहता है, कीपिंग द नेशनल सिक्योरिटी इन माइंड, national security in mind, examine the ethical dilemma related to controversies over environmental clearance of development project in ecologically sensitive border areas in the ecologically sensitive border areas in the country। ये देखिए बड़ा सिंपल है, कहता है 3 चीज, बॉर्डर एरिया, नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है, इथिकल डिलेमा, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। कहता है कि मेनी टाइम्स यू विल सी दैट द पर्टिकुलर बॉर्डर एरिया, देखिए डेवलप प्रोजेक्ट इकोलॉजिकली इन सेंसिटिव बॉर्डर एरिया, या जो बॉर्डर एरिया नहीं भी है, दोनों जगह में हम गवर्नमेंट को डेवलपमेंट करना है। हमेशा देखिए, डेवलपमेंट में जब भी हम लोग डेवलपमेंट करेंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा कि इन्वायरमेंटल लॉस नहीं होगा। इन्वायरमेंटल लॉस में सीधा आप समझिए, सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी लॉस देखने को मिलेंगे, उसके बाद आपको पॉल्यूशन देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको नेचुरल डिसास्टर देखने को मिलेगा, नेचुरल कैलामिटीज देखने को मिलेगा। ये सारे चीज बाय प्रोडक्ट ऑफ डेवलपमेंट है। अब देखिए यहां पर इथिकल डिलेमा क्या है, एक तरफ नेशनल सिक्योरिटी है, ध्यान देखिए, एक तरफ नेशनल सिक्योरिटी है, दूसरा तरफ इन्वायरमेंटल इशू है। तो कहता है कि अगर हम नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हैं तो हमको इन्वायरमेंट के साथ कंप्रोमाइज करना पड़ता है कई बार।
तो ये चीज को कम से कम कर देना चाहिए, बिकॉज अगर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस को स्ट्रिंजेंट बनाना चाहिए, इन्वायरमेंटल जो क्लियरेंस है वह सस्टेनेबल प्रिंसिपल पर काम करना चाहिए। अब एक लाइन समझिए, अगर इन्वायरमेंट ही डिग्रेडेशन हो जाए तो कुछ भी नेशन करता है तो किसके लिए करता है? सिटीजन के लिए करता है। तो जब इन्वायरमेंट इज द बेसिक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ एनी सिटीजन, एनी कंट्री, जब इन्वायरमेंट डिग्रेड हो जाएगा तो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वह ऑटोमेटिक डिग्रेड हो जाएगा। इसका उल्टा, जब हम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं करेंगे तो भी इतना देश का पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन को हम कहाँ से उन्हें भोजन पानी आश्वास, उनको कंट्री को रिसोर्सेज भी चाहिए, तभी तो उसी रिसोर्सेज से इतने बड़े कंट्री के इतने बड़े पॉपुलेशन को खिलाया जा सके। तो ये इथिकल डिलेमा है। तो इसका सॉल्यूशन में लिखेंगे आप, बेस्ट सॉल्यूशन है कि हम नेशनल सिक्योरिटी को भी ध्यान में रखेंगे, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को भी ध्यान में रखेंगे, बट ऑलवेज इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बीच में एक बैलेंस बना के रखेंगे और डेवलपमेंट को सस्टेनेबल प्रिंसिपल पर हम रखेंगे। इन बातों के इर्द गिर्द ही इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड। अब कहता है गिवन बिलो द 3 कोटेशन ऑफ ग्रेट थिंकर। अब क्या है, ये ग्रेट थिंकर का जो है ये कोटेशन दिया हुआ है, ठीक है, ग्रेट थिंकर का कोटेशन दिया हुआ है और इस कोटेशन से क्या मैसेज आता है और प्रेजेंट समय में इनका रोल क्या है, प्रेजेंट समय में इनका रोल क्या है। अब देखिए क्या कह रहा है, गिवन बिलो द 3 कोटेशन थिंकर व्हाट डू यू, सभी का। अब सबसे पहला देखिए, दोज who in trouble untroubled are will trouble itself, थिरुवल्लाभूर, ठीक है, ये तमिलनाडु के थे। तो ये क्या लिखते हैं, जो लोग मुसीबत में भी शांत रहते हैं, जो लोग मुसीबत में भी शांत रहते हैं, मुसीबत ही स्वयं परेशान होगी। अब ध्यान देखिए, ये थॉट बेसिस पर है। कहता है जब कोई प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम हमको परेशान कर रहा है और उस समय हम शांत चित्त होकर के पीसफुल माइंड से सोच समझ करके अगर हम कोई एक्शन लेंगे तो क्या होगा, इन अ ड्यू कोर्स प्रॉब्लम ही खत्म। क्या है, मुसीबत स्वयं परेशान हो जाएगी। मींस प्रॉब्लम की जो इंटेंसिटी है, दैट इंटेंसिटी विल डिमिनिश स्लोली। कहता है इस पर, कहता है कि जो धीरज रखता है, जो व्यक्ति में धीरज है, वो हमेशा बड़े से बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। तो पेशेंस जो है बहुत बड़ा राज है। जब भी परेशानी आए, जब भी प्रॉब्लम आए तो घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, शांत चित्त होकर के उस प्रॉब्लम को दूर करने का प्रयास करना है। तो क्या होगा, स्लोली स्लोली प्रॉब्लम ही कहता है परेशान हो जाएगी। मीन्स प्रॉब्लम हमको परेशान कर रहा है शुरू में, बट हम जब धीरे धीरे उसको पेशेंस से और अपने बुद्धि विवेक से उसको दूर करने का प्रयास करेंगे, अंत में प्रॉब्लम विल बिकम वीक एंड आवर एक्शन विल बिकम मोर पावरफुल। सो द डे विल कम,
प्रॉब्लम विल डिमिनिश इटसेल्फ। जो प्रॉब्लम है वो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। तो कहता है इसमें कई तरह का है। कहता है कभी प्रॉब्लम क्या है, पैसा का कमी होना। कोई व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा उसको पैसा की ललक है और खूब प्रयास कर रहा है, एक लिमिट से ज्यादा उसको पैसा नहीं आ रहा है। और एक पैसा बहुत प्रयास कर रहा है, एक लिमिट से ऊपर वह पोस्ट में नहीं जा रहा है। बहुत प्रयास कर रहा है, एक लिमिट से अधिक वह किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में राइज नहीं कर रहा है। तो क्या करेगा, पर्टिकुलर क्षेत्र में राइज नहीं कर रहा है तो इस पर हमारे यहाँ क्या कहा गया, अब कुछ नहीं हो रहा है फिर भी हम टिके हुए हैं तो क्या कहता है, चेंज कर लीजिए, अपने एटीट्यूड में परिवर्तन लाइए। तो क्या कहता है, संतोषी सदा सुखी। लीजिए हमारे यहाँ सबके लिए बना हुआ है फॉर्मूला, सबके लिए कोटेशन होना, संतोषी सदा सुखी। जो व्यक्ति पूर्ण मेहनत करके जो भी उसे प्राप्त होता है उससे वह जब सेटिस्फाइड हो जाने लगे तो प्रॉब्लम तो खुद उसके पास आया नहीं। तुमको 10 रुपया है, नहीं 20 होना चाहिए, ये 20 होना चाहिए। वंस इट विल अराइज इन आवर माइंड देन प्रॉब्लम विल जनरेट। हम प्रॉब्लम तो आया उसको बुद्धि से कम कर दिए और उसका अगला स्टेज होता है कि प्रॉब्लम राइज ही होना बंद कर देगा। जब हमारा बुद्धि विवेक ज़्यादा हो जाएगा, हम ज़्यादा समझदार हो जाएंगे, ज़्यादा इथिकल हो जाएंगे, ज़्यादा बुद्धिमान हो जाएंगे तो प्रॉब्लम रेज करेगा और तुरंत ही प्रॉब्लम शांत हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा बात लीजिए, जिसके बॉडी का इम्यूनिटी मजबूत होता है, डिजीज उसके डिजीज इज अ प्रॉब्लम, उसको प्रॉब्लम कम आता है। जिसका इम्यूनिटी कमजोर मजबूत कमजोर है, प्रॉब्लम बीमारी का प्रॉब्लम उस पर बहुत जल्दी आ जाता है। तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है और अगर सॉल्यूशन को हम पेशेंस के द्वारा, धीरज के द्वारा, बुद्धि विवेक के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, अपने कॉन्सेंस के द्वारा, अपने डेडिकेशन के द्वारा, अपने सिंसेरिटी के द्वारा हम उसको चाहें तो दूर होने लगेगा। जैसे ही परेशान कम होने लगेगा तो इसी को लिखने के लिए लिख देता है, जैसे परेशान कम होगा, ठीक है, जैसे परेशान आना जरा, हाँ जैसे, हाँ जैसे परेशान वो होगा ही नहीं तो क्या होगा, मुसीबत ही स्वयं परेशान हो जाएगी। जो प्रॉब्लम है, परेशान कहने का मतलब प्रॉब्लम जो है, ये प्रॉब्लम जो है वह वीक हो जाएगा और प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसको आप कई तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, इन्हीं बिंदुओं को लेकर के आपको एग्जामिन करना है। अब आपका नेक्स्ट है 3B। The greatest discovery of my generation is that a human being can alter his life by altering his attitude। मेरी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज यह है कि मनुष्य अपना दृष्टिकोण बदल करके अपना जीवन बदल सकता है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इंग्लिश में यूज किया एटीट्यूड और हिंदी में यूज किया दृष्टिकोण। एग्जैक्ट जो यहाँ पर फिर देखिए, एटीट्यूड का एग्जैक्ट जो ट्रांसलेशन है वह अभिवृत्ति है, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, दृष्टिकोण। एटीट्यूड इज मोर और लेस टेक्निकल वर्ड। दृष्टिकोण जो है ये मोर और लेस नॉन टेक्निकल वर्क है। क्या है, या मोर और लेस ये ओपन एंडेड है दृष्टिकोण। बट चूंकि आपके सिलेबस में एटीट्यूड दिया हुआ है तो एटीट्यूड के बारे में क्या कहता है, ऑल्टर हिज लाइफ बाय ऑल्टरिंग हिज एटीट्यूड। तो सबसे पहले कहता है कि सबसे बड़ा खोज, कोई भी मनुष्य जो अपने सिंपल समझिए, कोई भी मनुष्य जो अपने एटीट्यूड में चेंजेज लाने का कैपेसिटी रखता है उस व्यक्ति में, ठीक है, उस व्यक्ति में कहता है कि वह अपना जीवन को बदल देता है इस पीढ़ी। तो एटीट्यूड, तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा कि एटीट्यूड क्या है। सिंपल में एटीट्यूड क्या है, कहता है व्यूज
व्यूज प्लस व्यूज प्लस इमोशन प्लस एक्शन इक्वल टू एटीट्यूड। कहता है ये तीन चीज मिल करके एटीट्यूड का निर्माण करता है। एटीट्यूड गाइड्स द वे वी बिहेव। एटीट्यूड जो है हमें गाइड करता है कि किस तरह से हम बिहेव करेंगे। एटीट्यूड क्या करता है? गाइड करता है कि किस तरह से हम बिहेव करेंगे, ठीक है ना, किस तरह से हम बिहेव करेंगे। बट देयर इज एन डिफरेंस बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर। अब एटीट्यूड के कंपोनेंट भी होते हैं, एटीट्यूड का फंक्शन भी होता है। तो फंक्शन जो एटीट्यूड क्या है, कई बार एटीट्यूड को हम जब पॉजिटिव और निगेटिविटी से पढ़ते हैं तो उसको फंक्शन के रूप में हम लोग पढ़ते हैं। उसको हम लोग वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल में, जब केवल पॉजिटिव निगेटिव दोनों के बारे में हम जानना चाहते हैं तो ये एटीट्यूड हम सिंगल डायमेंशन में पढ़ रहे हैं। लेकिन हम पॉजिटिव और निगेटिव दोनों डायमेंशन को ले करके हम एक्सप्लेनेशन करना चाहते हैं तो हमको बाई डायमेंशनल हमको फंक्शन करना पड़ेगा। अब बोलता है कि ये जो एटीट्यूड है, एटीट्यूड इज मोर पावरफुल देन बिहेवियर। अब आप ये जान लीजिए, जन बहुत कम ऐसा होगा कि बिहेवियर डिक्टेट करेगा एटीट्यूड को, बट एटीट्यूड जो है वह डिक्टेट करेगा बिहेवियर को। अब इसको थोड़ा लाइन से समझिए। कितना कहता है, सबसे पहले हमें हैबिट होती है, कोई चीज की हैबिट लग जाती है। देखिए तो हैबिट क्या है? नाक आँखों से नाक, दांत से दांत को मुंह से दांत को काटना, पैर को ऐसे ऐसे हिलाना, कभी कभी ऐसे ऐसे करना, कभी देखिए किसी का दांत इस तरह से दांत को दाबेगा। ये सब हैबिट्स है ना। हैबिट्स को चेंज करना मुश्किल है, मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। लेकिन हैबिट को आप चेंज नहीं कीजिएगा, वही हैबिट लॉन्ग टर्म में, वही हैबिट जो है, आदत जो है, लॉन्ग टर्म में वो संस्कार बन जाता है, लॉन्ग टर्म में वह एटीट्यूड बन जाता है। उसमें चेंजेज लाना बहुत भारी काम है। तो कहता है तीन चार प्रिंसिपल है जिस प्रिंसिपल से वी कैन चेंज आवर एटीट्यूड। इसमें एक ट्रायंगुलर कॉन्सेप्ट है। तो कहता है, और एटीट्यूड बनता कहाँ है? सिंपल फॉर्म में अगर समझेंगे तो एटीट्यूड कहाँ बनता है? सबसे पहले आदमी जहाँ जन्म लेता है वहाँ माँ बाप के घर में एटीट्यूड डेवलप होता है, स्कूल से एटीट्यूड डेवलप होता है, किसके साथ आप ज़्यादा समय बिताते हैं। क्या कहता है? संगति से गुण आत है, संगति से गुण जात है, ठीक है ना। संगति से गुण आत है, संगति से गुण जात है। तो कहता है इन सब चीज़ों को 22 मत कीजिए प्लीज, हम जान के घटाए हैं, उसको 26 से ऊपर मत करो, 26। हाँ, तो क्या बोल रहे थे? एटीट्यूड जो है संगति से गुण आत है, संगति से, गर्मी से ठीक है, ठंडा सर्दी हुआ तो कुछ मत मंगाओ, खाली गर्म पानी दे दो, गर्म पानी एक गिलास, ठीक है, सॉरी। तो ये जो एटीट्यूड है इन सब जगह फॉर्म करता है। अब एटीट्यूड में आप चेंजेस भी ला सकते हैं। एटीट्यूड में चेंज कैसे ला सकते हैं? बहुत तरीका है, लेकिन वो टिपिकल तरीका भी हम नहीं बता सकते हैं टाइम के कमी के कारण। सिंपल में समझिए, कई बार जब व्यक्ति किसी को अपना मॉडल समझ लेता है, किसी को अपना मॉडल समझ लेता है, तो उसके बिहेव को यह इनकलकेट करता है, नकल करता है, तो उससे भी एटीट्यूड में चेंज आता है। जब कोई व्यक्ति किसी को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देता है, किसी को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देता है और वो आदमी अगर उसको समझा दे तो वो व्यक्ति अपने एटीट्यूड में चेंज ला सकता है। और टेक्निकली इसके लंबे क्लास है कि एटीट्यूड में किन किन पहले लिखना है, व्हाट इज एटीट्यूड, हाउ एटीट्यूड आर फॉर्म, हाउ एटीट्यूड आर चेंज। तो इस क्वेश्चन में एटीट्यूड में किन किन माध्यमों से चेंज कर सकते हैं और एटीट्यूड कैसे बनता है, इनको लिखना है। और इसके बाद हमें आगे जाना है कि जैसे जैसे देखिए किसी का निगेटिव एटीट्यूड है, जिस ऑब्जेक्ट के प्रति एटीट्यूड का अध्ययन करना है वो ऑब्जेक्ट को हम लोग
एटीट्यूडिनल ऑब्जेक्ट कहते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑन विच वी वांट टू स्टडी द एटीट्यूड, दैट इज नोन एज अ एटीट्यूडिनल ऑब्जेक्ट। अब उस ऑब्जेक्ट के प्रति, या ऑब्जेक्ट कैन बी टेंजिबल थिंग, ऑब्जेक्ट कैन बी इनटेंजिबल थिंग। अब उस पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हमारा, तो कई बार इससे भी फायदा होता है एटीट्यूड। सुनाओ ना, कोई इतना परेशान क्यों हो रहा है? कुछ नहीं। तो जो एटीट्यूड है उसमें अब हमको देखना है, कुछ एटीट्यूड जो है वो अगर हम पॉजिटिव डेवलप करते हैं तो हमको बेनिफिट होता है। जिस एटीट्यूड से हमको घाटा लगता है उस एटीट्यूड को हमको चेंज कर लेना होता है। तो अब जो कहता है कि नई पीढ़ी जो है एटीट्यूड के बारे में बहुत बहुत कॉन्शियस हो गया है। जितने जानकारी, अब गूगल है, मास मीडिया है, कम्युनिकेशन है, बहुत सोर्स है, नॉलेज है, और इन सब नॉलेज से व्यक्ति अपने एटीट्यूड में चेंजेज ला सकता है, अपने निगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को मोर पॉजिटिव एटीट्यूड ला सकता है, और उससे उसकी पूरा जो जीवन बदल सकता है। जीवन बदलने का मतलब हुआ कि हर क्षेत्र में पॉजिटिविटी, हर क्षेत्र में इथिकल वैल्यू डेवलप हो जाएगा, आपका वैल्यू में बेहतरी आ जाएगा, आपके मोरालिटी में वैल्यू आ जाएगा, आपके कंडक्ट जो है वह इथिकल हो जाएगा। और जब आप पब्लिक सर्वेंट हैं, सरकारी नौकर हैं, तो उस समय इन प्रिंसिपल पर अगर आप काम करेंगे, अपने एटीट्यूड में चेंजेज अगर ले आते हैं, और चेंजेज लाने से ये पूरे जितने भी चेंजेस हम देख रहे हैं अपने कंट्री में या दूसरे कंट्री में, जितने भी मॉडर्न चेंजेस देख रहे हैं, इन सभी चेंजेस का जो बेस है वह बेस एटीट्यूड ही है। अब आइए, थर्ड है, हाँ, क्या लिखता है? द स्ट्रेंथ ऑफ अ सोसाइटी इज नॉट इन इट्स लॉ बट इन द मोरालिटी ऑफ इट्स पीपल। स्वामी विवेकानंद। किसी समाज की शक्ति उसके कानूनों में नहीं है, बल्कि उसके लोगों की नैतिकता में होती है, उसके लोगों के नैतिकता में होती है। तो अब इसको थोड़ा सा आप ऐसे समझिए, कहता है कि कोई भी जो समाज है, समाज और सोसाइटी इज गवर्न्ड बाय अ लॉ। दो तरह का यहाँ लॉ लीजिए, एक गवर्नमेंट लॉ, जिससे जो लॉ है उसके अगेंस्ट अगर व्यक्ति काम करेगा ही विल बी पेनलाइज्ड, उसके भय से वह कानून नहीं तोड़ेगा। ये सिंपल प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल कहता है एक नॉर्म है, अनरिटन लॉ बाय द सोसाइटी विच इज कॉल्ड अ नॉर्म। एक नॉर्म चलता है कि लिखित कोई कानून नहीं है, एक नॉर्म है, तो उसको सभी को पालन करना पड़ता है। लेकिन यहां कहता है कि कोई भी नॉर्म हो, कोई भी कानून हो, कोई भी कानून हो, व्यक्ति जो है जनरली भय से, यह देखा गया है, व्यक्ति भय से या डर से, ठीक है, भय से या डर से कोई भी व्यक्ति मोरल नहीं हुआ है। तो जब व्यक्ति को कोई भी कानून बन जाए, कोई व्यक्ति कानून से डरेगा ही नहीं, तो वह गैर कानूनी काम करेगा, सोसाइटी मेरा वैसे ही अनस्टेबल और खराब हो जाएगा। तो इनका कहना है कि सबसे पहले व्यक्ति को मोरालिटी डेवलप करना चाहिए, मानव को वैल्यू जो है, मूल्य है, वह अपना डेवलप करे। मोरालिटी क्या है? यह इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट है। जितने भी अच्छे वैल्यू अगर वह इनकलकेट करता है और इंडिविजुअली उसको परफॉर्म करता है,
तो यह मोरालिटी हो गया। वह परफॉर्म करता है तो ये जो क्या हो गया, ये मोरालिटी हो गया। अब व्यक्ति जब रियल सेंस में मोरल हो गया, मोरालिटी वाला एटीट्यूड बन गया, अब उसमें चेंजेज बहुत मुश्किल है। तो कानून रहे या नहीं रहे, वह व्यक्ति मोरालिटी के बेसिस पर परफॉर्म करेगा, मोरालिटी ही उसका एटीट्यूड बन जाएगा। हाँ तो मैसेज है, तब कैसे करें तो बताओ, बिना पूछोगे बिना पढ़ाई खत्म कर दें? हाँ हाँ तो फिर बोल दो कि कर देंगे, 9 बजे तक खत्म कर देंगे, बोल दो। हाँ करो करो, इसको ठीक करो। हाँ है ना ठीक। तो जो मोरालिटी है, वो जो मोरालिटी है, क्या हम लोग बोल रहे थे, तो जब व्यक्ति मोरालिटी, सेल्फ मोरालिटी डेवलप कर लेगा तो उसको एक्सटर्नल फोर्स की कुछ भी जरूरत नहीं होगी। वह जो है वह स्वयं अपने द्वारा अच्छे कार्य करने लगेगा। इसी के संदर्भ में इन्होंने कहा है कि क्या कहते हैं थर्ड, कि द स्ट्रेंथ ऑफ अ सोसाइटी इज नॉट इन अ लॉ बट द मोरालिटी इन इट्स पीपुल। तो समझ में आ गया, इसी प्रिंसिपल को हम लोगों को आगे बढ़ना है। अब आइए नेक्स्ट। हाँ नेक्स्ट है फोर्थ। हाँ, for any kind of social re-engineering by successful implementing welfare scheme, a civil servant must use reasons and critical thinking in an ethical framework. Justify this statement with suitable examples. क्या कहता है, किसी भी प्रकार की सामाजिक पुनर्रचना के लिए कल्याणकारी योजनाओं को सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करने हेतु एक सिविल सेवक को नैतिक ढांचे में तर्क और आलोचनात्मक सोच का उपयोग करना चाहिए। सिंपल बात है, कहता है हमारा जो कंट्री है, जो हम लोगों का जो कंट्री है, यह सोशल वेलफेयर पर विशेष ध्यान देता है। ठीक है ना, सोशल वेलफेयर पर विशेष ध्यान देता है। जब भी वेलफेयर स्कीम आती है, जब भी हमारे सब कोई इंस्टेंट प्रॉब्लम आता है, उसके लिए, जैसे बेरोजगारी के लिए, लोगों को रोजगार देने के लिए मनरेगा है, लोगों को प्रॉब्लम आ गया, स्वच्छ भारत अभियान है, कोविड-19 रिलीफ मेजर है, इन सब रिलीफ मेजरों के लिए जितने भी कल्याणकारी बात हैं, इसके लिए, वेलफेयर स्कीम के लिए हमेशा क्या सिखाए थे, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन ऑफ अ प्रॉब्लम। तो इस समय ऑब्जेक्टिविटी के साथ साथ सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन भी हम लोगों को करना है। उस एग्जामिनेशन जब हम लोग करेंगे तो रीजन और क्रिटिकल थिंकिंग आ जाएगा, और यह ऑटोमेटिकली इथिकल फ्रेमवर्क में फिट हो जाएगा। इस आंसर को हम लोगों को इस तरीके से लिखना है। नेक्स्ट आइए, ये तो बात सिंपल कर दिया है। महावीर की प्रमुख शिक्षाएं क्या है, समकालीन विश्व में उनकी प्रासंगिकता। कहता है व्हाट आर द मेजर टीचिंग, कहता है प्रासंगिकता, इनका जो रेलिवेंस है वो क्या है। तो ये मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा बोलने लायक नहीं है, सबको मालूम है। अहिंसा, सत्य, ठीक है, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये जो आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं, इन्हीं को लेकर के अभी पूरे दुनिया में जितने तरह के लड़ाई झगड़े देख रहे हैं, सब का कारण, सब का निवारण हमारे महावीर के शिक्षा में। ऑल द वर्ल्ड प्रॉब्लम आर वेस्टेड इन द सॉल्यूशन प्रिंसिपल गिवन बाय हमारे महावीर जी। इनके द्वारा हम लोग इसको दूर कर सकते हैं। ये चीज हम लोगों को यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट 5A क्या कहता है, वन हु इज डिवोटेड टू वंस ड्यूटी अटेन्स हाईएस्ट परफेक्शन इन लाइफ। एनालाइज दिस स्टेटमेंट रेफरेंस टू सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पर्सनल फुलफिलमेंट एज अ सिविल सर्वेंट। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित होता है, वह जीवन में सर्वोच्च पूर्णता को प्राप्त करता है। एक सिविल सेवक के रूप में जिम्मेवारी की भावना और व्यक्तिगत संतुष्टि के संदर्भ में इस कथन का बड़ा सिंपल समझिए, एक वर्ड है इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ड्यूटी। अब सुनिए, जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं
उन सभी गवर्नमेंट सर्वेंट को सरकार जो है एक चार्टर ऑफ ड्यूटी बना के देती है। हर पोस्ट का चार्टर ऑफ ड्यूटी बना होता है। चार्टर ऑफ ड्यूटीज आर meant for every post, और all the officer, individual officer, clerk have to perform those duty। अगर उस ड्यूटी को ही हम फुल डिवोशन, फुल सेटिस्फैक्शन, फुल सिंसेरिटी है और ऑब्जेक्टिविटी जहां जरूरत है, सब्जेक्टिविटी जहां जरूरत है, इस तरीके से काम करेंगे तो आउटपुट जो है, इफिशियंसी जो है वह मैक्सिमाइज हो जाएगा और कंट्री का आउटपुट जो है वह बेस्ट हो जाएगा। इसी प्रिंसिपल को लेते हुए हमें इसका एनालिसिस करना है। आगे बढ़िए, कहता है टू अचीव होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है, टू अचीव, हाँ, टू अचीव होलिस्टिक डेवलपमेंट goal, a civil servant act as an enabler and active facilitator of growth rather than regulator। What specific measures civil you suggest to achieve this goal? ठीक है, तो कहता है ये हिंदी में, देखिए, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित होता है वह जीवन में, नहीं सॉरी, ये समग्र विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक सिविल सेवक विकास के नियामक के बजाय एक समकक्ष कर्ता सुविधा प्रदान के रूप में कार्य करता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप क्या विशिष्ट उपाय देंगे? तो कहता है कुछ इसमें जो लिखना है, सम इम्पोर्टेंट स्पेसिफिक मेजर्स, क्या हो सकता है? पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, क्लियर। दूसरा हो सकता है कैपेसिटी बिल्डिंग करें आप। थर्ड हो सकता है टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेशन करें। फोर्थ हो सकता है पीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। फोर्थ में आप नेक्स्ट में कह सकते हैं इंक्लूसिव पॉलिसीज और इथिकल लीडरशिप। जो हमारे लीडरशिप है वो इथिकल लीडरशिप। इन मेजर को, स्पेसिफिक मेजर को हम ध्यान में रखते हुए, ठीक है, हम इसको आगे इस सॉल्यूशन कर सकते हैं। इन पॉइंट को ध्यान में रखते हुए इसका आंसर लिखना है। जरा आना, एक मिनट, जरा आना बाबू। 6A, हाँ, देखिए, इट इज सेड दैट फॉर एन इथिकल वर्क कल्चर there must be code of ethics in place in every organization to ensure value based and compliance based work culture। what suitable measure will you adopt in your workplace? ऐसा कहा जाता है कि नैतिक कार्य संस्कृति के लिए प्रत्येक, वो देख लीजिए क्वेश्चन है। अब इसमें कहता है, सबसे पहले दो वर्ड है इसमें, कहता है वर्क कल्चर, कोड ऑफ, आ गया था, ठीक कर दिया, वर्क कल्चर, कोड ऑफ इथिक्स और वैल्यू बेस्ड और कंप्लायंस करता। सबसे पहले देखिए वर्क कल्चर क्या है, बड़ा सिंपल समझिए। आप जिस ऑफिस में काम करते हैं वहाँ ऑफिसर और स्टाफ के बीच में इंटरपर्सनल रिलेशन कितना अच्छा है, फिजिकल इन्वायरमेंट एज वेल एज साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट कितने बढ़िया है, जितना अच्छा रहेगा हम लोग बोलेंगे वर्क कल्चर बहुत अच्छा है और प्रोडक्टिविटी यहाँ देखने को ज़्यादा मिलेगी। और कहता है जब वर्क कल्चर बहुत अच्छा है तो ट्रांसपेरेंसी जो है, तो कोड ऑफ इथिक्स, हर डिपार्टमेंट एक अपना आचार संहिता बना ले कि ये कार्य हम करेंगे, इस कार्य को हम इस तरीके से करेंगे और इस दिन में हम इसको हम डिस्पोज ऑफ करेंगे। ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट कोड ऑफ इथिक्स वेरी करता है और इंडिया में अभी ये कंपलसरी नहीं है, एक्ट के रूप में इसको नहीं बनाए हैं। तो वर्क कल्चर बढ़िया हो,
कोड ऑफ इथिक्स बढ़िया हो, और वैल्यू बेस्ड मतलब मूल्य आधारित जब हम सब काम को करेंगे, और कॉम्प्लायंस का मतलब हुआ रूल रेगुलेशन लॉ को हम मानते हुए कार्य करेंगे, तो क्या होगा, वुड एडॉप्ट योर वर्क कल्चर। तो ऐसे संस्कृति अगर डेवलप्ड करेगा तो हमारा जो ऑफिस है, हमारा जो दफ्तर है, और बेहतर आउटपुट देगा, ज्यादा से ज्यादा इफिशियंसी आएगा। तो हम अपने वर्क कल्चर को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, कोड ऑफ इथिक्स को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, वैल्यू बेस्ड सिस्टम को अडॉप्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लायंस को बेहतर करने के लिए क्या कर सकते हैं, इन सभी बातों को जब हम एनालाइज करके लिखेंगे तो यह आंसर मेरा कंप्लीट हो जाएगा। अब आइए सिक्स्थ में। सिक्स्थ बी क्या कहता है, इंडिया इज एन इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर ऑफ द वर्ल्ड एंड इट हैज recently secured the status of fourth largest economy of the world as per IMF projection. However, it has been observed that in some sector allocated funds remain either underutilized or misused. What specific measure would you recommend to ensure accountability in this regard to stop leakage and gaining the status of third largest state of the world in near future? यहाँ पर कुछ कहता है कि आप क्या करेंगे जो हमारा इफिशियंसी बढ़े, हमारा इसके लिए हमको पारसी मनी करना पड़ेगा, इकोनॉमी करना पड़ेगा। मीन्स जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उस रिसोर्सेज का बेहतर से बेहतर तरीके से हम उच्च रिसर्च का बेहतर से बेहतर तरीके से हम क्या करेंगे, इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, उस तरीके बेहतर से बेहतर तरीके का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब हम बेस्ट इफिशियंसी पारसी कम खर्च करेंगे और इफिशियंसी अधिक रहेगा, ठीक है, तो इसको बढ़ाएंगे हम कैसे, तो कहता है कि हम सबसे पहले खर्च को कम करेंगे, ट्रांसपेरेंसी अधिक लाएंगे, करप्शन खत्म करेंगे, और ये काम ग्रास रूट लेवल से जब हम ऊपर लेवल तक लाएंगे तब ही जाकर के यह होगा। यह थ्योरिकली हुआ, और प्रैक्टिकली होने के लिए हर ऑफिस का वर्क कल्चर बढ़िया होना चाहिए, और जो इंडिविजुअल व्यक्ति है उसके पास बहुत ही अच्छा वैल्यू होना चाहिए और मोरालिटी होना चाहिए। जब रियल सेंस में मोरालिटी होगा तो यह रिफ्लेक्ट होगा उसके कार्य में। थ्योरिटिकली मोरालिटी का ज्ञान है बट प्रैक्टिकली आप उसको दर्शा नहीं पाते हैं, तो इंटीग्रिटी वाले ऑफिसर आप नहीं कहलाएंगे। तो इंटीग्रिटी वाले ऑफिसर आप नहीं कराएंगे, सत्यनिष्ठ नहीं कराएंगे। तो इन सब बातों को लेकर के हम अपने विश्व को जीडीपी को अभी फोर्थ पर है, और इसमें लीकेज अगर हम कम कर देंगे तो हम आने वाले दिन में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी के रूप में हम लोग आ सकते हैं। नेक्स्ट है, हाँ, अब जो अभी पीछे आंसर हम लोग देखे, हाँ, उसी में हम लोग क्या कर सकते हैं, सम स्पेसिफिक मेजर का नाम देख लीजिए। स्ट्रेंथनिंग पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट, आउटकम बेस्ड बजट, इंडिपेंडेंट ऑडिट, ई गवर्नेंस टूल, कैपेसिटी बिल्डिंग, और स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी मेजर होना चाहिए, मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे कि अकाउंटेबिलिटी को फिक्स किया जा सके। और अब आपका जो पार्ट 2 है, ये जो पार्ट 2 है, अब इस लेंदी क्वेश्चन के लिए, इसके लिए आप केस टू केस जाना, ये केस स्टडी है, ठीक है। तो केस स्टडी को अब इस तरह से डिटेल करना, क्योंकि ये मैन टू मैन जो ओपिनियन है वह वेरी करता है, ठीक है ना, मैन टू मैन ओपिनियन जो है वेरी करता है। तो ये जो हमारा सेवेंथ है, सेवेंथ का जो है, इसमें जब मैन टू मैन वेरी करता है, इसको पूरा तो थ्योरी इट विल टेक वेरी मच टाइम। तो इसको हम सिंपल में कहते हैं, जो भी एग्जाम दिए हैं वे बच्चे इसको पढ़े हुए होंगे। तो इसका आंसर हम नट सेल में आपको बताते हैं कि इसमें एक विजय नाम का व्यक्ति है, और विजय नाम के व्यक्ति के पास ऑप्शन
के बारे में पूछ रहा है कि कौन कौन ऑप्शन अवेलेबल है। जब ये पूरा आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कौन कौन ऑप्शन विजय के लिए अवेलेबल है। ये पहला ऑप्शन है लीव इमीडिएटली टू विजिट हिज एलिंग मदर इन केरला। कहता है तुरंत वह अपने माँ से मिलने के लिए केरला जाए, एक ऑप्शन। दूसरा, स्टे बैक इन डिस्ट्रिक्ट टू सुपरवाइज रिलीफ ऑपरेशन। कहता है वहां रिलीफ ऑपरेशन चल रहा है, राहत कार्य चल रहा है, वह वहीं पर रुक करके राहत कार्य करे। तीसरा, हैंड ओवर चार्ज टू अ कंपीटेंट सबऑर्डिनेट। कहता है जिस सबऑर्डिनेट पर आपको सबसे ज्यादा विश्वास है उस सबऑर्डिनेट पर, जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास है उस सबऑर्डिनेट को आप काम दे दें और टेम्पररी लीव सीएल लेकर के, कैजुअल लीव लेकर के आप घर चले जाएं। यूज टेक्नोलॉजी टू कोऑर्डिनेट रिमोटली वाइल विजिटिंग हिज मदर। कहता है कि जब अपने माँ को देखने के लिए वो जाता है वहां से भी तकनीक के मदद से, कंप्यूटर की मदद से वह अपने कार्य को मॉनिटर करे। ठीक है। इसी में दूसरा है आपको इथिकल डिलेमा फेस्ड बाय विजय। विजय जो है वह कौन कौन सा इथिकल डिलेमा फेस कर रहा है। सबसे पहला इथिकल डिलेमा उसका है ड्यूटी वर्सेज पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक और सरकारी कार्य है और एक लोग घर पर माँ बीमार है। ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट वर्सेज प्राइवेट इंटरेस्ट, माँ बीमार है प्राइवेट इंटरेस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट सरकार का काम बाधित हो रहा है। और तीसरा है इमोशनल कन्फ्लिक्ट। कहता है अटैचमेंट टू फैमिली वर्सेज कमिटमेंट टू सर्विस। सर्विस के प्रति वो कमिटेड है और अटैचमेंट जो फैमिली है उसके प्रति वह अटैच है। और क्या कहता है इवैल्यूएशन ऑफ ऑप्शन, आप ऑप्शन को इवेल्युएट करें। कहता है लीविंग इमीडिएटली, इसको कैसे करेंगे। कहता है सोज फाइनल फिलियल रिस्पॉन्सिबिलिटी बट अंडरमाइंस लीडरशिप ड्यूरिंग डिसास्टर। कहता है आप तुरंत घर भाग रहे हैं, इससे आपके कमजोर मानसिकता का पता चलता है और आप में लीडरशिप क्वालिटी की कमी देखी जाएगी अगर पहला ऑप्शन लेंगे। दूसरा, स्टे बैक फुली अपहोल्ड्स पब्लिक ड्यूटी। इसमें आप पब्लिक ड्यूटी पर बिल्कुल आप डेडिकेटेड हैं और स्मूथ ऑपरेशन चलेगा बट नेग्लेक्ट्स मोरल ऑब्लिगेशन टू फैमिली। कहता है यहाँ पर फैमिली के प्रति जो आपका मोरल ऑब्लिगेशन है उसको, उससे आप बचिएगा, नहीं जा पाइएगा और आपको पर्सनल गिल्ट हमेशा जीवन भर फील करते रहना होगा। ठीक है। डेलीगेटिंग टेम्पोरली। कहता है बैलेंस बोथ ड्यूटीज, डिसास्टर मैनेजमेंट कंटिन्यूज अंडर द ट्रेंड ऑफिसर वाइल विजय fulfills the final responsibility। रिस्क क्या है, सबऑर्डिनेट मे नॉट मैच हिज इफिशियंसी। हो सकता है कि जिसको चार्ज देके जाए वह इसके इतना अच्छा काम न कर पाए। रिमोट कोऑर्डिनेशन पार्शियल सॉल्यूशन, इससे आंशिक रूप से सॉल्यूशन है। और कहता है बट कम्युनिकेशन नेटवर्क आर डिसरप्टेड मेकिंग इट, कई बार कम्युनिकेशन नेटवर्क हो जाता है, कई बार इसमें दिक्कत होने की संभावनाएं हैं। अब इसी के साथ हम लोग जो है इसी प्रिंसिपल पर जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं अब देखिए जितने भी केस स्टडी हैं, केस स्टडी का एक केस स्टडी हमने मॉडल के रूप में आपको बता दिया, एक केस स्टडी। बाकी सभी केस स्टडी इन्हीं बातों पर आपको ध्यान देना है। अब 3-4 बात आप ध्यान से सुन लें। जब भी हम लोग केस स्टडी करते हैं सबसे पहले हमें पूरे सिलेबस का थ्योरेटिकल ज्ञान होना चाहिए। नंबर 1, जब भी केस स्टडी करते हैं तो थ्योरेटिकल ज्ञान होना चाहिए। सरकार कैसे काम करती है उसकी जानकारी होनी चाहिए। इथिक्स, वैल्यू, मोरालिटी,
इथिकल डिलीमा, इन सब बातों का हमें जानकारी होना चाहिए। हमारे थ्योरी पार्ट में बुक में लिखा हुआ है कि इथिकल डिलीमा को रिजॉल्व करने का कई तरीके दिए हुए हैं। उन किसी भी तरीके का जो आपके आंसर में फिट करे, उस आंसर में फिट करते हुए उस इथिकल डिलीमा का जो समाप्त करने की, देयर आर डिफरेंट ऑप्शन टू रिजॉल्व द इथिकल डिलीमा, उसमें हम आंसर निकाल करके यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। और पूरा जब सिलेबस पढ़ लेंगे तो आपके पास खुद ब खुद आइडिया आ जाएगा व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन। हमेशा बेस्ट सॉल्यूशन होता है वेयर पब्लिक शुड नॉट सफर। सबसे पहले आम जनता को कम से कम तकलीफ होनी चाहिए। तो कंक्लूजन क्या है? पब्लिक सर्विस मस्ट बी अबव द पर्सनल इंटरेस्ट। सरकारी इंटरेस्ट हमेशा ऊपर होना चाहिए और पर्सनल इंटरेस्ट हमेशा नीचे होना चाहिए। और जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे केस स्टडी का लिख के, या फिर उसको आप चेक कराते रहिएगा अपने टीचरों से, तो आपका यह ग्रेजुअल रूप में डेवलप होगा। ये लगातार नहीं है कि आप अचानक आए और लिखना शुरू किए। थ्योरी मजबूत होना चाहिए, आपका आउटलुक अच्छा होना चाहिए, आपको पॉलिटिकल नॉलेज अच्छा होना चाहिए, ग्लोबल इंटरनेशनल रिलेशन अच्छा होना चाहिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपका अच्छा होना चाहिए। इन सब चीज़ों के बेस पर आप बेहतर, आपका इथिकल वैल्यू अच्छा होना चाहिए, मोरल वैल्यू अच्छा होना चाहिए, वैल्यू इटसेल्फ अच्छा होना चाहिए। कितने तरह के मोरल वैल्यूज होते हैं ये जानकारी रहेगा और एनालाइजिंग पावर रहेगा, तो आप केस स्टडी को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। एक मॉडल के रूप में एक मैंने आपको बतला दिया। थैंक्स वेरी मच। जो लोग एग्जाम दिए हैं, भगवान उनको अच्छे से अच्छे अंक दे करके उनको उत्तीर्ण करें। और जो व्यक्ति तैयारी कर रहे हैं, 2% हु आर प्रिपेयरिंग, इस लेक्चर से उनको बहुत ही सुविधा लगा होगा कि क्या क्वेश्चन पूछता है, आंसर कैसे देना है, सोर्स क्या है, क्या क्या पढ़ना है, इनकी जानकारी उन्हें मिल गई होगी, जिससे कि इन फ्यूचर दे कैन, इट विल बी हेल्पफुल इन प्रिपरेशन। ओके, थैंक्स वेरी मच। जी सर, बहुत अच्छा रहा, बहुत बहुत ही अच्छा रहा। सो डियर स्टूडेंट, सर ने बहुत ही कॉम्पैक्ट और टू द पॉइंट आप लोगों को बता दिया। और जो बाकी केस स्टडीज हैं वो जब सर क्लास लेंगे, तो जो लोग क्लास में सर से जुड़ेंगे, क्योंकि हर चीज एक सेशन में करना पॉसिबल नहीं, फिर भी सर आपने बहुत ही अच्छा बता दिया सर। हमने फिर भी केस स्टडी, बाकी तो टोटल क्वेश्चन मैंने कर दिया। केस स्टडी टाइम के अभाव में एक केस स्टडी मैंने कंप्लीट जी कर सर, दिया। जी सर, अब बाकी उसी कैसे केस स्टडी बनाना है वो भी मैंने बच्चों को बतला दिया। जी सर, जी सर। हाँ, अब आप कंक्लूड करें। सर मुझे ऐसा फील हो रहा था कि सर काश मैं स्टूडेंट होता और सर आपकी क्लास में अटेंड कर रहा होता जो है, और मेरे पास अटेम्प्ट होते, मैं एग्जाम दे रहा होता। सर इतना ल्यूसिड तरीके से आपने चीजों को बताया, तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जी सर, जी सर, थैंक यू सर, ठीक, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक्स वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। चलो बुआ आ जाओ।